हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। देखिए आपके ना पूरे हफ्ते भर का द हिंदू वोकैब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है पोलराइजेशन। देखिए इसका मतलब होता है जब एक जगह से ना दो ग्रुप में लोग अगर ना डिवाइड हो जाए और दोनों के अगर ना आइडियाज, थॉट, व्यूज, ओपिनियन अगर कंप्लीटली ऑपोजिट हो तो उसे ही पोलराइजेशन कहा जाता है। यानी कि द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट कंटेन्स डिफरेंट पीपल और ओपिनियंस इनटू टू कंप्लीटली ऑपोजिट ग्रुप्स। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The polarization of society into rich and poor can clearly be seen in urban areas. The next one is clash. Clash का मतलब होता है किसी विषय पर किसी से झगड़ना या गंभीरता से असहमत होना, उसे ही clash कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। My opinions clash against hers is प्रीमेडिटेटेड। देखिए इसका मतलब होता है कोई अगर अपराध ना पहले से अगर सोच समझ कर की जाए, योजना बनाकर की जाए ना, तो उसे ही प्रीमेडिटेटेड कहा जाता है। यानी कि यूज्ड अबाउट अ क्राइम प्लान्ड इन एडवांस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंडेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर लाइज वर कैलकुलेटेड एंड प्रीमेडिटेटेड। द नेक्स्ट वन इज डिरेल। डिरेल का मतलब होता है to derail something such as a plan or a series of negotiations means to prevent it from continuing as planned। यानी कि अगर कोई प्लान या कुछ अगर आपने सोचा, अगर वो डिरेल होता है ना, तो मतलब कि वो वैसा नहीं चल रहा है जैसा आपने ना सोचा हुआ था। ठीक है, उसे ही डिरेल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट और ब्लॉक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्रेजेंट वेव ऑफ पॉलिटिकल किलिंग्स इज द वर्क ऑफ पीपल ट्राइंग टू डिरेल पीस टॉक्स। नेक्स्ट दर्द। देखिए दर्द का मतलब होता है किसी चीज की कमी, या तो अगर कोई चीज ना पर्याप्त मात्रा में नहीं होना तो उसे ही दर्द कहते हैं। यानी कि लैक ऑफ समथिंग और नॉट इनफ ऑफ समथिंग। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कैर्सिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रीजन इज सफरिंग फ्रॉम अ dearth ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट वन इज साइटेड। साइटेड का मतलब होता है उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना, उसे ही साइटेड कहा जाता है। यानी कि to mention something or use somebody's exact words as an example to support or as proof of what you are saying, उसे कहते हैं cited। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? specify। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ignore। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। can you cite another case like this one? The next one, प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज अगर भड़काऊ हो ना, उसे ही प्रोवोकेटिव कहा जाता है। कि अगर कोई भाषण दे रहा है, अगर उससे लोग भड़क जाए तो वो प्रोवोकेटिव हो जाएगा। या अगर कोई ऐसी बात कर रहा है जैसे कि वहां पे ना आर्गुमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसे भी प्रोवोकेटिव ही कहा जाता है। यानी कि इंटेंडेड टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट और टू कॉज एन आर्गुमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवोकिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबड्यूइंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। In a deliberately provocative speech, she criticized the whole system of government. The next one is confrontation. Confrontation का मतलब होता है संघर्ष या विवाद, उसे confrontation कहा जाता है। यानी कि a fight or an argument। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? conflict। एंटोनिम क्या हो जाएगा? peace और harmony। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was a violent confrontation between rival supporters after the match. The next one is एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर सीरियस। यानी कि समझिए कि अगर कोई मैटर अगर एस्केलेट हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा ना बढ़ गया है, कोई चीज अगर एस्केलेट हो रही है तो मतलब कि वो सीरियस और ना गंभीर होते जा रही है, उसे ही एस्केलेट कहा जाता है। यानी कि किसी स्थिति का अधिक तीव्र होना या करना या अधिक गंभीर बनना या बनाना, उसे ही एस्केलेट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एज द वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज एस्केलेटेड, इट थ्रेटन टू बिकम अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, किसी का सामान तोड़ देना, डैमेज कर देना, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी, उसे ही वैंडलिज्म कहा जाता है। यानी कि वैंडलिज्म इज द डेलिबरेट डैमेजिंग ऑफ थिंग्स, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एनीवन गिल्टी ऑफ वैंडलिज्म टू यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी विल बी एक्सपेल्ड। नेक्स्ट वन, आसन। आसन का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी में या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में जानबूझकर आग लगा देना, उसे ही आसन कहा जाता है। यानी कि द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson. The next one is syncretic. Syncretic का मतलब होता है जब हम लोग है ना अलग अलग रिलीजन, कल्चर या आइडियाज को अगर कंबाइन कर देते हैं ना किसी चीज के लिए, तो उसे ही सिंक्रेटिक कहा जाता है। यानी कि कैरेक्टराइज्ड और ब्रॉट अबाउट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
These elements point to syncretic architectural practices. The next one is obeisance. Obeisance का मतलब होता है, obeisance is an act usually physical showing dutiful obedience, उसे ही obeisance कहा जाता है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा जब लोग है ना मंदिर जाते हैं तो हम लोग पूरा का पूरा मत्था टेक लेते हैं ना भगवान के सामने, उसे ही obeisance कहते हैं, यानी कि ना सम्मान, आदर, आज्ञा का पालन करना, उसे ही obeisance कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They made obeisance before the king and the queen. The next one is disrupt. Disrupt का मतलब होता है विघ्न पैदा करना, उसे disrupt कहा जाता है। यानी कि to prevent something, especially a system, process or event from continuing as usual or as expected. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Heavy snow disrupted travel into the city this morning. The next one is इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी के ऊपर थोपना, उसे ही इम्पोजिशन कहा जाता है। यानी कि इम्पोजिशन मींस यू फोर्स समथिंग, यूजुअली एन अनवांटेड बर्डन ऑन समवन एल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेवी। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द imposition of the tax on books caused a sharp rise in price. The next one is faction. Faction का मतलब होता है a small group of people within a larger one whose members have some different aims and beliefs to those of the larger group. समझिए कि एक ग्रुप में से, बड़े ग्रुप में से अगर एक छोटा ग्रुप बन जाए, उस छोटे ग्रुप का सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, ओपिनियन, व्यूज, सब कुछ अगर बड़े ग्रुप से अगर अलग हो, उसे ही फैक्शन कहते हैं, यानी कि ना गुड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनिटी। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The committee soon split into factions. The next one is alliance. Alliance का मतलब होता है an agreement between groups, countries, etc. to work together and support each other. उसे ही alliance कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे दो ग्रुप, दो कंट्रीज अगर साथ में मिलकर काम करते हैं या एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं, उसे ही हम अलायंस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance. The next one is mitigate. Mitigate का मतलब होता है to mitigate something means to make it less unpleasant, serious or painful. यानी कि ना किसी बात की गंभीरता, पीड़ा को ना कम कर देना, उसे ही mitigate कहा जाता है। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The doctor gave me a prescription to mitigate the pain. The next one, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है जिसमें दो पक्षों में से किसी एक को अधिक प्रमुखता न दी जाए, या तो निष्पक्ष होना, उसे ही इम्पार्शियल कहा जाता है। यानी कि नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ग्रुप मोर देन अनदर, टू बी फेयर, दैट इज कॉल्ड एज इम्पार्शियल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनबायस्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A trial must be fair and impartial. The next one is conflict. Conflict का मतलब होता है झगड़ा, संघर्ष, विवाद, इसे ही कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, यानी कि अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was a lot of conflict between him and his father. The next one is aftermath. Aftermath का मतलब होता है consequence, उसे ही aftermath कहा जाता है। यानी कि a situation that is a result of an important or unpleasant event, किसी महत्वपूर्ण या अप्रिय घटना का परिणाम, उसे ही आफ्टरमाथ कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सर्जरी वाज सक्सेसफुल बट शी नाउ हैड टू डील विद इट्स आफ्टरमाथ, दैट इज अ ह्यूज बिल। ग्रीवियंसेस। देखिए, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायत, व्यथा, उसे ग्रीवियंसेस कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी डिसाइडेड टू फाइल अ फॉर्मल ग्रीवियंस अगेंस्ट द यूटिलिटी कंपनी। द नेक्स्ट वन इज रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है सही करना, सुधार करना, किसी चीज को ठीक करना, उसे रिड्रेस कहा जाता है। यानी कि टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपारेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लिटिल कुड बी डन टू रिड्रेस द सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज वांटेड। वांटेड का मतलब होता है किसी को जानबूझकर ना तकलीफ पहुंचाना, इसके पीछे ना कोई रीजन नहीं होता है, बस तकलीफ पहुंचाए जा रहे हैं, उसे वांटेड कहा जाता है। यानी कि यूज अबाउट एन एक्शन डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूअल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
The man is probably going to get the death penalty for his wanton killing of 6 school children. The next one is eminent. Eminent का मतलब होता है कोई famous, respected या important personality, उसे ही eminent कहा जाता है, यानी कि प्रतिष्ठित. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Prestigious. Antonym क्या हो जाएगा? Insignificant. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं. We are expecting the arrival of an eminent scientist. The next, टैंपिंग डाउन. देखिए, टैंपिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज का अमाउंट, लेवल, साइज या इंपॉर्टेंस कम कर देना, उसे ही टैंपिंग डाउन कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द पार्टी रिटेन पावर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड टैंपिंग डाउन करप्शन. द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लैग्रेशन. कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है कहीं पे अगर ना भीषण आग लग जाए ना, तो उसे कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है. और देखिए, अगर कहीं पे ना बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो ना, तो उसे भी कॉन्फ्लैग्रेशन ही कहते हैं. यानी कि a very intense and uncontrolled fire और a violent clash और conflict. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? skirmish. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. A conflagration in 1947 reduced 90% of the houses to ashes. The next one is स्पोराडिक. स्पोराडिक का मतलब होता है जो चीज ना रेगुलरली नहीं हो, कैसे भी हो, अनियमित रूप से होना, उसे ही स्पोराडिक कहा जाता है, यानी कि नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एराटिक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. So long as the complaints remain sporadic, we are doing fine. The next one is आसन. आसन का मतलब होता है जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी में या किसी बिल्डिंग में आग लगा देना, उसे ही आसन कहा जाता है. और जो लोग ये काम करते हैं ना, उन्हें आसनिस्ट कहते हैं. यानी कि द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेज. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The cause of the fire has not yet been determined, but investigators suspect arson. The next one is entail. Entail का मतलब होता है to make something necessary or to involve something. यानी किस चीज को आवश्यक बनाना, उसे ही entail कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The journey will entail changing trains twice. The next one is battered. Battered का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा हर्ट होना या डैमेज हो फिजिकली या इमोशनली, उसे ही बैटर्ड कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He drove up in a battered old car. The next one is snag. Snag का मतलब होता है छोटा सा डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज, उसे ही स्नैक कहा जाता है. यानी कि छोटी कठिनाई या प्रतिकूलता, प्रायः अप्रत्याशित या छिपी हुई. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. देयर इज अ स्नैक टू द जॉब. यानी कि जॉब में बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है. यू हैव टू वर्क एट वीकेंड्स. यानी कि आपको ना वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा. ठीक है. The next one is transcend. Transcend का मतलब होता है to go further than the usual limits of something, उसे transcend कहा जाता है. यानी कि किसी वस्तु की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? surpass. एंटोनिम क्या हो जाएगा? lose to. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The beauty of her songs transcend words and language. The next one is persuade. Persuade का मतलब होता है to make somebody do something by giving him or her good reasons. यानी कि समझा बुझाकर किसी को काम के लिए राजी करना या मनाना, उसे ही persuade कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? convince. एंटोनिम क्या हो जाएगा? deter. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She persuaded us that she can indeed communicate with the dead. The next one is ages. Ages का मतलब होता है the protection, backing और support of a particular person or organization, उसे ही ages कहा जाता है, यानी कि संरक्षण. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पॉन्सरशिप. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटैक. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. A medical study that was questioned by many because it was done under the aegis of a major pharmaceutical company. The next one is रन अप. रन अप का मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ सर्टेन इवेंट, उसे ही रन अप कहा जाता है. यानी कि किसी विशेष घटना से पहले की समय अवधि. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Everyone is very busy during the run up to the publication. The next one is trajectory. इसका मतलब होता है a trajectory is the path of an object through space or the path of life that a person chooses, उसे trajectory कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? path. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. As of now, Jeremy has not decided which trajectory to take after high school, college or the military. The next one is
अमिड, अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, या तो अमंग यानी कि के बीच में, या तो मध्य, उसे ही अमिड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। नेक्स्ट वन इज प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी को ना क्वेश्चंस पूछना, ताकि आप उससे ना कोई ना सीक्रेट बात निकलवा सके, उसे ही प्रोब कहा जाता है। यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They will probe deeply into the matter. The next one is impose. Impose का मतलब होता है थोपना, यानी कि if you impose something on people, you use your authority to force them to accept it. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? levy. एंटोनिम क्या हो जाएगा? abate. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The conditions imposed on volunteers were stringent. The next one is hyperbole. It is not hyperbole, हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है hyperbole। देखिए ये ना एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। जब कोई चीज को है ना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है ना, तो उसे ही एक हाइपरबली स्टेटमेंट कहा जाता है। समझिए कि अगर मैं बोलूं ऐसा कि वो इतना रोई कि उसने पूरा घर आंसुओं से भर दिया, तो ये क्या हो गया? हाइपरबली स्टेटमेंट है ना, बराबर। सो अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस एक्सेट्रा देन इट रियली इज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जैजरेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस होमवर्क इज गोइंग टू टेक years, यानी कि ये होमवर्क कंप्लीट करने में मुझे सालों लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? हाइपरबली स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज स्लैम। स्लैम का मतलब होता है टू शट और मेक समथिंग शट वेरी लाउडली एंड विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि ना ऊंची आवाज के साथ जोर से दरवाजा बंद हो जाना, या उसे बंद कर देना, ज्यादातर बंद कर देना जोर से, उसे ही स्लैम कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट स्लैम द डोर एवरी टाइम यू स्टेप आउट। नेक्स्ट वन इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, यानी कि ना अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक, उसे ही एब्जेक्ट कहा जाता है। और एक एब्जेक्ट का मतलब होता है विदाउट एनी प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, यानी कि स्वाभिमान रहित, उसे भी एब्जेक्ट ही कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Both of them died in abject poverty. The next one is rebellion. Rebellion का मतलब होता है an occasion when some of the people in a country try to change the government using violence, यानी कि ना राजद्रोह करना, उसे ही रेबिलियन कहा जाता है। हिंसा द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवोल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अनफेयर टैक्स लॉ स्पार्क्ड अ रिबिलियन। द नेक्स्ट वन इज रप्चर। रप्चर का मतलब होता है the sudden ending of good relations between two people or group, यानी कि अगर दो जन के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में अगर अच्छे रिलेशन थे, और अगर वो एकाएक है ना खराब हो जाए ना, तो उसे ही रप्चर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच और स्प्लिट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The incidents have not yet caused a major rupture in the political ties between countries. The next one is क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, यानी कि लंबी खोज या तलाश, उसे ही क्वेस्ट कहा जाता है। यानी कि लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। माई क्वेस्ट फॉर अ बेटर बैंक कंटिन्यूज। नेक्स्ट वन इज रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना या पश्चाताप करना, उसे ही रिपेंट कहा जाता है। यानी कि टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी अबाउट समथिंग बैड दैट यू हैव डन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिग्रेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जेरी रिटर्न टू रिपेंट एंड फेस जस्टिस। द नेक्स्ट वन इज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, उसे ही रिवेंज कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट यू डू टू पनिश समबडी हु हैज हर्ट यू और मेड यू सफर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It is the story of a woman who plots a dastardly revenge on her unfaithful lover. The next one is battered. Battered का मतलब होता है बहुत ज्यादा hurt होना, उसे ही battered कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Assaulted। आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं। She set up a sanctuary for battered wives. The next one is fall from grace. Fall from grace का मतलब होता है if someone falls from grace, they suddenly stop being successful or popular. यानी कि कोई पर्सन अगर किसी अच्छे पोजीशन पे था, या सक्सेसफुल था, या पॉपुलर था,
अब वो पॉपुलर नहीं है या अब वो सक्सेसफुल नहीं है, उसे ही फॉल फ्रॉम ग्रेस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑनर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The finance minister's fall from grace gave his enemies great satisfaction. The next one is tenuous. Tenuous का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो या कोई चीज अगर ना अनिश्चित हो ना, तो उसे ही टेन्युअस कहा जाता है, यानी कि वेरी वीक और अनसर्टेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्म। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंट्रीज फॉर्म्ड अ टेन्युअस पॉलिटिकल अलायंस। द नेक्स्ट बाय पार्टीशन। देखिए पार्टीशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पर्सन किसी एक पर्सन को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक आइडिया को, किसी थॉट को अगर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करे ना, तो उसे पार्टीशन कहा जाता है। तो बाय पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? बाय का मतलब ही होता है टू, सो बाय पार्टीशन मींस सपोर्टेड बाय और इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसे ही बाय पार्टीशन कहा जाता है, यानी कि ना द्विपक्षीय। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू पार्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन पार्टीसन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It will take a bipartisan effort to turn the bill into a law. The next one is indictment. इसका मतलब होता है a written paper that officially accuses somebody of a crime, यानी कि ना औपचारिक अभियोग पत्र, उसे ही indictment कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? allegation। एंटोनिम क्या हो जाएगा? acquittal। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Two men were named in the indictment. The next one is arraign. Arraign का मतलब होता है to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime, यानी कि औपचारिक रूप से अभियोग लगाने के लिए दोषी को कचहरी में लाना, उसे ही अरेन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अक्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was arraigned on charges of manslaughter. The next one is plea. Plea का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अपील, याचना, उसे ही प्ली कहा जाता है, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कैप्टिव मेड एन impassioned plea for his life to be spared. The next one is हश मनी। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत, उसे ही हश मनी कहा जाता है, यानी कि अ ब्राइब पेड टू समवन टू इंश्योर दैट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही गॉट अ लार्ज सम ऑफ हश मनी। द नेक्स्ट वन इज एलिज। देखिए एलिज का मतलब होता है कोई क्लेम या स्टेटमेंट अगर एलिज है ना, तो मतलब कि अभी तक वो सच साबित नहीं किया गया है, उसे ही एलिज कहा जाता है, यानी कि ना आरोपित। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is being hunted by police for his alleged involvement in several murders. The next one is होर्डेड। होर्डेड का मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में संचित करना या जमा करना, उसे ही होर्डिंग कहा जाता है, सीक्रेटली। हाँ, यानी कि टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली, उसे हम कहते हैं होर्डेड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टॉक पाइल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। During the siege, people began hoarding food and supplies. The next one is conspiracy. इसका मतलब होता है षड्यंत्र, उसे एक conspiracy कहा जाता है, यानी कि a conspiracy is a secret agreement between two or more people to commit an unlawful or harmful act, उसे conspiracy कहते हैं। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? plot। एंटोनिम क्या हो जाएगा? honesty। आप इसे अपने sentence में यूज कर सकते हैं। The three men are accused of conspiracy. The next one is एड। एड का मतलब होता है सहायक, यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी इंपॉर्टेंट इन द गवर्नमेंट और एन असिस्टेंट, उसे ही एड कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रेंटिस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड हिज एड्स नॉट टू स्पीक टू द प्रेस अबाउट द मैटर। द नेक्स्ट वन इज कल्पेबिलिटी। इसका मतलब होता है दोषी, यानी कि if someone or their conduct is culpable, they are responsible for something wrong or bad that has happened, उसे ही culpability कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गिल्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन गिल्टी। द नेक्स्ट वन इज विटिएट। विटिएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव और टू स्पॉइल समथिंग, उसे ही विटिएट कहा जाता है, यानी कि ना दूषित करना, विकृत करना, निरस्त करना या रद्द कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पॉइल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटैक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग vitiates the air. The next one is polarized. इसका मतलब होता है to separate or make people separate into two groups
विथ कंप्लीटली ऑपोजिट ओपिनियन उसे ही पोलराइज कहा जाता है, यानी कि व्यक्तियों को पूर्णतः विपरीत विचार वाले दो समूहों में बांट देना उसे हम कहते हैं पोलराइज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रोडिक्टरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनियन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द मास मीडिया में बी पोलराइज बट द नेशन इज नॉट। द नेक्स्ट वन इज हॉट बटन। देखिए, हॉट बटन का मतलब होता है सब्जेक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट टू पीपल एंड अबाउट विच दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, उसे ही हॉट बटन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जेंडर इश्यूज हैव बिकम समथिंग ऑफ अ हॉट बटन। द नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है दूसरे देश में आकर वहां स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया, उसे ही इमिग्रेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइग्रेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इमिग्रेशन इंक्रीज्ड बाय 25% लास्ट ईयर। द नेक्स्ट वन इज स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कोई चीज अगर ना दुर्लभ हो या कम मात्रा में हो ना तो उसे स्केर्स कहा जाता है, यानी कि नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और हार्ड टू फाइंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। With jobs so scarce, many young people have nothing to do. The next one is dampen. Dampen का मतलब होता है to make something less strong or urgent, यानी किसी का ना जोश ठंडा कर देना ना उसे dampen कहा जाता है, यानी किसी की शक्ति क्षीण करना, जोश ठंडा कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? wet। एंटोनिम क्या हो जाएगा? dry। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Nothing you can say will dampen her enthusiasm. The next one is रिस्ट्रेन। देखिए, रिस्ट्रेन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे, उसे रिस्ट्रेन कहा जाता है, यानी कि ना शांत या नियंत्रित व्यवहार या संयम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडल्जेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He shows very little restraint or tact when expressing his opinions about others. The next one is fortify. Fortify का मतलब होता है मजबूत करना, यानी कि to fortify something means to make it more powerful and more likely to succeed. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? strengthen। एंटोनिम क्या हो जाएगा? weaken। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His declared agenda is to raise standards in schools and fortify parent power. The next one, rebound। rebound का मतलब होता है to return to an earlier and better condition or to improve, इसे ही rebound कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? recover। एंटोनिम क्या हो जाएगा? fail। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Bad deeds as well as good may rebound upon the doer. The next one is frivolous. Frivolous का मतलब होता है कोई पर्सन अगर सीरियस नहीं है लाइफ में या मूर्खतापूर्ण अगर काम करता है ना तो उसे ही फ्रिवलस कहा जाता है, यानी कि नॉट सीरियस और सिली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When asked by the waiter if we wanted anything else that evening, we made a frivolous request for free drinks. The next one is ostensible. Ostensible का मतलब होता है used to describe something that seems to be true or is officially stated to be true but about which you or other people have doubts, यानी कि कोई ऐसी चीज जो लग तो रही है कि सच है, बोला भी गया है कि सच है, मगर आपको या बाकी लोगों को उसके ऊपर ना डाउट है, उसे ही ऑस्टेंसिबल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपैरेंटली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The ostensible purpose of this meetings was to gather information on financial strategies. सीज। देखिए, सीज का मतलब होता है टू स्टॉप और एंड, यानी कि ना समाप्त होना या करना, रुकना या रोकना, उसे सीज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बेल स्टार्टेड रिंगिंग एट मिडडे एंड कंटिन्यूड विदाउट सीज टिल सनराइज। द नेक्स्ट वन इज एनस्यू। एनस्यू का मतलब होता है टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, उसे ही एनस्यू कहा जाता है, यानी कि ना किसी के बाद या फलस्वरूप कुछ घटित होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपरसीड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रीसीड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When the news broke, a long period of chaos ensued. The next, प्रॉफर। देखिए, प्रॉफर का मतलब होता है अगर आप कोई चीज ना किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए या रिजेक्शन के लिए, उसे ही प्रॉफर कहा जाता है, यानी कि एक सुझाव। सो इफ यू प्रेजेंट समथिंग फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यू प्रॉफर इट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विदड्रॉ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
I didn't think it wise to proffer an opinion. The next one is propel. Propel का मतलब होता है to move, drive or push somebody or something forward or in a particular direction. उसे ही propel कहा जाता है, यानी कि ना आगे की ओर या दिशा विशेष में व्यक्ति या वस्तु को धकेलना या चलाना, उसे ही propel कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? push, एंटोनिम क्या हो जाएगा? discourage और hinder। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The film propelled him to international stardom. The next one is स्टॉन्च। देखिए स्टॉन्च का मतलब होता है कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन में, किसी आइडिया में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर स्ट्रांगली बिलीव करता है ना, तो उसे ही स्टॉन्च कहा जाता है, यानी कि हो जाएगा स्टॉन्च फॉलोअर, स्टॉन्च सपोर्टर। ऐसे पर्सन ना बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, आप उनको हिला नहीं सकते, उसे स्टॉन्च कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलॉयल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As a caring physician, Jim is a staunch believer in patient rights. Next one is infer. Infer का मतलब होता है अपना राय बनाना किसी चीज पर या किसी चीज को देखकर, उसे infer कहा जाता है, यानी कि to form an opinion or decide that something is true from the information you have। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? derive। एंटोनिम क्या हो जाएगा? imply। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I inferred from her expression that she wanted to leave। The next one is एली। एली का मतलब होता है साथ देने वाला व्यक्ति। जब सब लोग अगर आपके अगेंस्ट हो, तो कोई अगर आपके साथ खड़ा है, तो मतलब वो आपका ना एली है, यानी कि सपोर्टर। सो अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू स्पेशली व्हेन अदर्स आर अगेंस्ट यू, उसे हम एली कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर्स क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एली। द नेक्स्ट वन इज पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है an extreme and unreasonable feeling that other people do not like you or are going to harm or criticize you, उसे पैरानोया कहा जाता है, यानी कि दूसरों से भय की और उन पर संदेह करने की प्रवृत्ति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंजाइटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलीफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। After Phil took illegal drugs, his paranoia made him believe his neighbors were undercover cops. The next one is रेपेटुआ। देखिए रेपेटुआ का मतलब होता है ऑल थिंग्स दैट अ पर्सन इज एबल टू डू, उसे ही रेपेटुआ कहा जाता है, यानी कि ना वो सब काम जो एक व्यक्ति कर सकता है, उसे ही हम रेपेटुआ कहते हैं। इसे आप ना रेपेटोर नहीं प्रोनाउंस करेंगे। हाँ? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपोजिटरी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As you write your resume, remember to include the repertoire of skills that you frequently use in the workplace. The next one is surveillance. Surveillance का मतलब होता है निगरानी, उसे सर्विलेंस कहा जाता है, यानी कि द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी who may have done something wrong। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लुकआउट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The suspects are under police surveillance। The next one is ट्रोव। देखिए ट्रोव का मतलब होता है ट्रोव इज अ वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेजर और होर्डेड वेल्थ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। One of the largest troves of consumer data is kept by Colorado market research firm। The next one is tussle। देखिए tussle का मतलब होता है जब दो लोग के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर लड़ाई होती है ना किसी एक ही चीज के लिए ज्यादातर, तो उसे टसल कहा जाता है, यानी कि अ फाइट फॉर एग्जांपल बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू हैव द सेम थिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑल्टरकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रूस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The boys started to tussle in the playground। The next one is फॉर्मिडेबल। देखिए फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज फॉर्मिडेबल, यू मीन दैट यू फील स्लाइटली फ्राइटेंड बाय देम बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट और इम्प्रेसिव। यानी कि किसी पर्सन को या किसी चीज को अगर आप फॉर्मिडेबल डिस्क्राइब करते हैं ना, मतलब कि उस पर्सन या उस चीज से लोगों को ना डर लगता है, क्योंकि उससे निपटना मुश्किल है, उसे झेल पाना मुश्किल है, या तो उसे ना हराना मुश्किल है, उसे ही फॉर्मिडेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्राइटनिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूदिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी इज अ फॉर्मिडेबल फिगर हु कमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट। द नेक्स्ट वन इज बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपाती होना, उसे ही बायस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वन साइडेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनबायस्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यूज़पेपर्स गेव अ वेरी बायस्ड रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग। माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी कि ना इंक्रीजिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइजिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There has been mounting international criticism of the move। The next one is fleeing। fleeing का मतलब होता है फरार हो जाना, कहीं से भाग जाना, निकल जाना, उसे ही fleeing कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? escape। एंटोनिम क्या हो जाएगा? stay। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It is likely that the suspects have fled the country by now। The next one is clutch। clutch का मतलब होता है
A clutch of people or things is a small group of them, यानी कि ना कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप, उसे ही क्लच कहा जाता है, यानी कि ना टोली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पार्टी हैज अट्रैक्टेड अ क्लच ऑफ यंग सदर्न लिबरल्स। नेक्स्ट वन इज फेस्टरिंग। देखिए फेस्टरिंग का मतलब होता है कोई चीज ना बढ़ रही है, फैल रही है, मगर अच्छे तरीके में नहीं, उसे ही फेस्टरिंग कहा जाता है, यानी कि ना सड़ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिकेइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेवलपिंग। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज बेटर टू एक्सप्रेस योर एंगर देन लेट इट फेस्टर इनसाइड यू, यानी कि अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना बेटर होता है, ना कि उसे अंदर रख रख कर दबाना, वो और आपको ना खराब करते जाएगा अंदर से। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, या तो बहुत ज्यादा लेट, उसे ही एट द 11th आवर कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He postponed his trip at the 11th hour. The next one is congregation. Congregation का मतलब होता है जब कुछ लोग है ना इकट्ठा होते हैं ना किसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए या बात करने के लिए, उसे ही congregation कहा जाता है, यानी कि the act of coming together in a crowd or group और a gathering is called as a congregation। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंबली। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A congregation of journalists were at the hotel bar discussing the latest development. The next one is पेडलिंग। पेडलिंग का मतलब होता है किसी विचार को प्रचारित करना ताकि वो लोगों तक फैल सके, उसे ही पेडलिंग कहा जाता है। यानी कि इफ यू पेडल स्टोरीज और इंफॉर्मेशन यू स्प्रेड देम बाय टेलिंग डिफरेंट पीपल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज पेडल्ड द मिथ दैट दे आर सपोर्टिंग द लोकल पॉपुलेशन। द नेक्स्ट वन इज नोशन। नोशन का मतलब होता है कोई आइडिया या कोई बिलीफ किसी चीज के बारे में, उसे ही नोशन कहा जाता है, यानी कि ना धारणा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिलीफ और एन ओपिनियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फैक्ट और ट्रुथ। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई हैड अ नोशन दैट शी ओरिजिनली केम फ्रॉम पोलैंड। द नेक्स्ट वन लिएजॉन। लिएजॉन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स दैट वर्क टुगेदर, यानी कि साथ काम करने वाले व्यक्तियों का या समूहों के बीच संपर्क, उसे ही लिएजॉन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरमीडियरी। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पुलिस हैव अपॉइंटेड अ लिएजॉन ऑफिसर टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटी। द नेक्स्ट वन इज इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी बात को सुनिश्चित करना या किसी बात का सुनिश्चित होना, उसे ही इंश्योर कहा जाता है, यानी कि टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डेफिनाइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गारंटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द रूल्स आर एनफोर्स्ड। द नेक्स्ट वन एलिज। देखिए एलिज का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट या कोई क्लेम अगर सच साबित नहीं किया गया है तो उसे ही एलिज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज बीइंग हंटेड बाय पुलिस फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल मर्डर्स। नेक्स्ट वन इज बिजार। बिजार का मतलब होता है कोई चीज अगर विचित्र हो या असामान्य हो ना, तो उसे ही बिजार कहा जाता है, यानी कि वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सर्ड और अनयूजुअल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल और यूजुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He gave a bizarre excuse for getting home so late. The next one is ट्रैम्पल। देखिए ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी चीज को कुचलना या रौंद देना, उसे ही ट्रैम्पल कहा जाता है, यानी कि टू वॉक ऑन समबडी और समथिंग एंड डैमेज और हर्ट हिम और हर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्मैश। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। somebody trampled all over my flower beds। next one is hooligan। hooligan का मतलब होता है सार्वजनिक स्थानों पर उग्र और आक्रामक आचरण करने वाला व्यक्ति, या तो कोई अगर उपद्रवी हो, उसे ही हुलिगन कहा जाता है, यानी कि अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ वायलेंट एंड अग्रेसिव वे इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूफियन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। hooligans had sprayed paint all over the car। एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को और बढ़ा देना, उसे ही एम्पलीफाई कहा जाता है, यानी कि टू एम्पलीफाई समथिंग मींस टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
Her anxiety about the world was amplifying her personal fears about her future. The next one is tacit. देखिए tacit का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो बिना बोले ही समझी जाए ना, उसे ही tacit कहा जाता है. यानी कि something tacit is implied or understood without question, यानी कि परोक्ष रूप से व्यक्त, ना कि प्रत्यक्ष रूप से कथित. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्पोकन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We have a tacit agreement that if I wash the dishes, she dries them and puts them away. The next one, प्रोपगेट. देखिए प्रोपगेट का मतलब होता है किसी चीज को ना फैलाना, स्प्रेड करना, प्रचार करना, उसे ही प्रोपगेट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्रेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसील. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन द कैंडिडेट विल प्रोपगेट फॉल्स स्टोरीज अबाउट हिज ओपोनेंट. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.